नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में हम अलग अलग कमोडिटी के बारे में आपको बताते हैं और आज हम एक खास कमोडिटी सेगमेंट के बारे में बातचीत करने वाले हैं और उसके लिए हम आए हैं कोलंबो में, जहां पर कोलंबो के अंदर ही श्रीलंका में एक वेयर हाउस है। श्रीलंका कंपनी की, यहाँ की लोकल कंपनी है जिसका पार्टनरशिप भारत की कंपनी मेयर कमोडिटी के साथ है और ये पहला पार्टनरशिप है ये शुगर बिजनेस को लेकर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे 3 मेहमान हैं। श्रीलंका से खुद रंगा जी है, सूद साहब है, आप जानते हैं कमोडिटी मार्केट के वेटरन हैं, अच्छी समझ रखते हैं, हर एग्री कमोडिटी को बारीकियों से जानते हैं। और साथ ही हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं, मेयर कमोडिटी के एमडी भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। आपसे मैं शुरू करूंगा राहिल भाई, किस तरह की पार्टनरशिप आप लोगों की है श्रीलंका के साथ और क्या क्या बिजनेस आप यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इस तरह का बिजनेस अलग बिजनेस है और फर्स्ट मेरे हिसाब से ये पहला किसी भी इंडियन कंपनी का शुगर में कोई पार्टनरशिप है लोकल किसी श्रीलंकन कंपनी के साथ। ऐसा रहा है भाई कि 2018 से जब हिंदुस्तान यहाँ एक्सपोर्ट करता था शक्कर का, हाँ, तो हमारी यहाँ पे हिस्सेदारी बाजार की 16% की थी। फिर हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तो हमने ये डिसाइड किया कि ये फ्लिप फ्लॉप पॉलिसीज़ की वजह से अगर कहीं पे धक्का पड़ता है बिजनेस को, उसके मार्केट शेयर को, तो हमने यहाँ पे एक कंपनी एस्टेब्लिश की जिसका नाम है सर एग्रो लंका। और उसका कारोबार ये है कि हिंदुस्तान से और दुनिया से जो भी एग्री कमोडिटी श्रीलंका को ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ लाए और बेची जाए। उसमें मेयर कमोडिटी की कितनी हिस्सेदारी होगी और श्रीलंका की कितनी? तो अभी जो हमारी हिस्सेदारी है वो आरएस लंका, जो रंगा की वेलापल्ली जी की कंपनी है, वो 60% की हिस्सेदारी में और हम 40% की हिस्सेदारी। ओके Ranga, what kind of benefit you are getting from Indian market because you have partnered with Indian company? So is there any synergy and economic benefits you are getting from India? Yes, of course. Actually, to say about Rahil Bhai, so he's a veteran of sugar trade. So and he's honored to be a part of with Rahil to do a business in Sri Lanka. So basically, what we do is in terms of sugar. Actually, when you take Agro Lanka, so we do a lot of commodities, but mainly sugar. And so in terms of sugar, so Rahil from India and from all over the world, he read the market well. And he take the positions and what he's booking for Sri Lanka. So at the end of the day, so what is required is a better price of Sri Lanka. So we are getting it from Rahil Bhai. Okay. So what do you import from India? No, we import from India at the moment sugar and rice. Refined sugar. Refined sugar and Kansai sugar. Okay. Yeah, and Kansari and rice. Okay. And basmati rice as well. But when it comes to rice, it was just a particular period that we have to import. So the period has been expired now. So during that time we have imported some quantity. Okay. Yeah. ओके सूद साहब, जिस तरह से हम पड़ोस की कंट्री है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हिसाब से देखें तो श्रीलंका के लिए काफ़ी बेहतर होगा कि अगर कोई भी एग्री प्रोडक्ट्स अगर किसी और कंट्री से अगर वो इंपोर्ट करे भारत के मुकाबले, उनकी शिपिंग कॉस्ट वो बेहतर होगी, वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे। और क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप यहाँ पे देखते हैं अगर ये टाई अप इस तरह के भारत से साझेदारी होती है, भारत से एग्री प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट श्रीलंका में होता है? तो विश्वा जी, हमारे इंडिया के और श्रीलंका के जो संबंध हैं वो सदियों पुराने। जी। और कल्चरल हैं, लिंग्विस्टिक हैं, सब तरह के हैं। इसलिए आपस में निर्भरता है एक दूसरे के ऊपर। कुछ सामान यहाँ बनते हैं वहाँ चले जाते हैं, कुछ भारत में बनते हैं वो यहाँ ज़रूरत है। और तो क्या आमतौर पे श्रीलंका को क्या जरूरत होती है भारत से? हालांकि हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी है, एग्री प्रोडक्ट के मामले में बहुत ज्यादा हम खुले हुए हैं नहीं एक्सपोर्ट। एग्री कमोडिटीज में हमारी जो चीजें, जैसे श्रीलंका चावल में लगभग आत्मनिर्भर है, कुछ विशेष किस्म के चावल वहां से आ जाते हैं। ओके, भारत से इंपोर्ट होती है, बट इनकी अपनी प्रोडक्शन अच्छी है। बीच में एक बार जब इन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन शुरू करी 2021 में, तब काफी धक्का लगा था, तो इंडिया से काफी चावल लगभग 1 मिलियन टन लेना। ओके, तो चावल एक काफी बड़े मात्रा में यहाँ पे करते हैं, हालांकि आत्मनिर्भर होने के बाद भी कुछ खास किस्म की इंपोर्ट करते हैं। और कौन कौन सी एग्री कमोडिटी? चीनी की प्रोडक्शन यहाँ बहुत कम है और इसलिए करीब 50-60 हजार टन महीने की चीनी यहाँ आती है। ओके, रिफाइंड शुगर, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट पाबंदी की वजह से। और यहाँ से क्या है कि सबसे अच्छी मार्केट इंडिया है, क्योंकि वहाँ से लाने का रिस्क, वहाँ से रास्ते का
वॉच टाइम, वो सब कम है। फाइनेंशियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वगैरह काफी कम हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और अगर किसी वजह से भारत में प्रतिबंध लग गया एक्सपोर्ट में, तो फिर मेयर के पास कॉन्टेक्ट्स हैं सारी दुनिया में, कि वहाँ कहीं ना कहीं से लेकर सप्लाई यहाँ की निर्भर रखेंगे, रेगुलर रखेंगे। ओके। और इसके अलावा कुछ आइटम्स और आती हैं इंडिया से, ओके, जिसमें अभी साराग्रो लंका ने ध्यान नहीं दिया, पर करेंगे, शुरुआत की है अभी तो पिछले साल। लाल मिर्च वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। ओके। और बाकी बहुत सी कमोडिटीज़ हैं जो इंजीनियरिंग है, जो हमारे पोर्टफोलियो में है नहीं, पर वो भी इंडिया से संबंध है। और देखो जियोग्राफिकली इतने अच्छे जगह पे लोकेटेड है, इनके लिए शिपिंग कॉस्ट कम है, इन्वेंट्री वगैरह को। यहाँ लगभग 1.5 मिलियन टन वीट की कंजम्पशन रही है पहले, अभी थोड़ी कम हो गई है, बिकॉज इकोनॉमी को कोविड का धक्का लगा, हुआ 1.25 मिलियन है। और वीट के लिए भी आमतौर पर इंडिया से एक्सपोर्ट हमेशा अलाउड है। ओके। बीच में कभी 2 साल नहीं हुई, फिर 6-7 साल या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे, या कंपनीज भी कर सकते, कंपनी टू कंपनी। तो पहले तो यहाँ वीट सिर्फ अमेरिका से आती थी, बाद में कुछ कंपनियों ने यहाँ कोशिश करी, और अभी इंडिया से वीट की एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है। हो सकता है 1 साल 2 साल और ना हो। ओके। पर जब भी अलाउ होगी तो मेरा अपना विचार है कि सारा एग्रो उसमें भी भाग लेगा। ओके। और यहाँ जो आबोहवा है वो वीट के लिए ठीक नहीं है। ओके। तो पूरी निर्भरता, ये सब पूरी डिपेंडेंसी आपको बाहर की मार्केट पर है, और इंडिया सबसे ज्यादा आपको ऐसी जगह पर है। अब we can see so many agri commodities just lying here and there. So what are these products? Could you give some idea about these products? Yeah, actually now this you can see the Brazil sugar. Actually, we are getting Brazil sugar now. Now see, so when It's India, a Brazilian sugar? it's Brazilian sugar. It's all sourced by Sagro Dubai. Okay. So actually, as I said, being a partner of India, so he has a very good knowledge of all the in terms of world sugar. So we are getting sugar, the cheaper sugar from all over the world actually. Okay. Okay. So whenever India is cheap, so we're getting from India. Okay. And if I tell you the other products that we have, you have the other red. yeah, those are the rice. Packet? It's called the palponi. Okay. We import from India. Okay. So this is palponi, and the next one is basmati rice. Okay, basmati. It has been imported from. Yeah, from India. Yes. Oh, yeah. from India. From only. India. And yes. this is. from India as well. Okay, Yeah. India yeah. as well. Yeah. So because India is very, I mean, for Sri Lanka is one of the vital countries. I mean, for our economy. Okay. So if you take the total imports, we are getting almost 70% products from India. Okay. So what do you export from here, from Sri Lanka to India? No, we export cinnamon and a lot of spices we export. Okay. Cinnamon and essential oils we export. So In actually, essential oil, what kind of oil? Could you give the name? cinnamon oil, nutmeg oil, cardamom oil. Okay. So these are the essential oils actually. Okay. So yeah. part of medicinal uses and. Yeah, of course, yeah, and Yeah. perfume items as well. Okay. And so, in terms of prices, that question I would like to ask with Rahil sir. Rahil sir, ये जो शुगर इन्होंने ब्राजील से इंपोर्ट किया है, क्या लग रहा है अगर यही शुगर अगर इंडिया से अगर इंपोर्ट होता तो प्राइसिंग क्या होती है, और ब्राजील से इनको अगर लैंडिंग कॉस्ट के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। तो अगर पिछले 12 महीने का तजुर्बा वाले एक्सपीरियंस यहाँ का जो हमने काम किया है, तो तकरीबन हमने इंपोर्ट किया है $600 CNF के एवरेज वैल्यू पे। ओके, ब्राजील से जो इज अ लैंडेड कॉस्ट। हाँ, दिस इज द लैंडेड कॉस्ट, या $600 के लगभग। अगर यही चीज हिंदुस्तान के डोमेस्टिक मार्केट के साथ कंपेयर करते तो $450 में। ओह, तो इनके लिए $150 टू एक्सपेंसिव फॉर श्रीलंकन गवर्नमेंट आल्सो। करेक्ट। हाँ, मतलब इनके लिए इन्फ्लेशन के लिए तो मतलब आज इशू ये है कि आप अगर जाएंगे तो रिफाइंड शुगर लेने जाओ तो महंगी है। और दूसरी कमोडिटीज के लिए भी यही हाल है। अगर जैसे ये बाकी कमोडिटीज जैसे ये लेंटिल कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफिकली थोड़ा सा नजदीक है बाकी कंट्रीज के मुकाबले, अगर कनाडा से इन्हें लेंटिल लेना पड़ता होगा तो क्या उनकी कॉस्ट इसी तरह बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाती होंगी? अगर हिंदुस्तान के तुलना में कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट उनको बढ़ेगी, बट आज पल्सेस में तो यानी ज्योग्राफिकली हिंदुस्तान से बेहतर इंपोर्ट के लिए इनके लिए कोई और जगह नहीं है। ओके, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, लॉजिस्टिक कॉस्ट के हिसाब से भी, और टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर है, फाइनेंस है, एक्सचेंज रेट भी अगर रुपी में तय हो जाए
तो इनके लिए और आसान भी हो जाए, जो हमारी एक तो क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से किस तरह के सपोर्ट की आप लोगों की जरूरत है ताकि इस तरह की साझेदारी और बढ़े और भी इंडियन कंपनीज कोलैबोरेट करे श्रीलंका में आके और अपने कारोबार को इसी तरह से एक्सपैंड करे और विन विन सिचुएशन हो दोनों ही इकोनॉमी के लिए और हर तरह के कारोबारियों के लिए भी और कंज्यूमर्स को भी फिर तो पास ऑन होगा ही। आई थिंक देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा मानना है कि दोनों गवर्नमेंट के बीच में अगर रुपी ट्रेडिंग चालू हो जाए, जो कि ऑलरेडी है, बट उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो आसान किए जाए और इंडियन कंपनीज को जो बैंकर्स है उनको यहाँ पे प्लेज फैसिलिटीज देने की परमिशन दी जाए। वो हमारे पे यहाँ पे रिस्क इंडियन बैलेंस शीट के हिसाब से ले तो हम यहाँ के कारोबार को बढ़ा सकते हैं। ओके राहिल भाई, एक और सवाल मेरा होगा, क्योंकि जिस तरह से रुपया कमजोर हुआ है, क्या लग रहा है इससे आप लोगों को, जब ग्लोबल बिजनेस आप करते हैं तो आपको हेज हालांकि करके जाते होंगे हेजिंग करके, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी क्योंकि बहुत सारे ट्रेड 75% ट्रेड हम डॉलर टर्म में करते हैं। और श्रीलंका में क्या हाल है, खास करके श्रीलंका? शुगर की कमोडिटी है वो तो हम हेज करके चलते हैं बिकॉज वहाँ लंदन न्यूयॉर्क पे हमारे पास हेज अवेलेबल है। श्रीलंकन करेंसी दूसरी की तुलना में काफी बिहेव करी है। जो नया इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं तो 320 रुपया जो पिछले साल था वो आज 295 है। सो ये थोड़े अप्रिशिएट किए हैं रादर देन डिप्रिशिएट हुआ है मामलात में। बट लॉन्गर टर्म में यहाँ पे वो एक हेजिंग फैसिलिटी मिलती नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर रुपी में व्यापार शुरू हो जाए तो वो एक एक्सचेंज रेट को हेज करने का हिंदुस्तान के साथ ट्रेड में। लेकिन उसमें दिक्कतें क्या है, अगर यहाँ की अगर आपकी कंपनी आप पार्टनर है यहाँ पर, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ के किसी सेलर को रुपए में, तो क्या दिक्कत है? या यहाँ पे विलिंगनेस उस तरह की नहीं है, सरकार से सपोर्ट नहीं है, अब वहाँ लेने में कुछ दिक्कत मुझे लगता है इंटर बैंक को चार्जेस दोनों साइड के विलिंगनेस नहीं है, बैंकों की तरफ से भी व्यापारियों की तरफ से, क्योंकि सरकार तो लगातार प्रमोट कर रही है कि हमें रुपए में ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है इंटरनेशनल ट्रेड में। आज अकाउंट्स तो हम खोल ही रहे हैं, वास्तव के अकाउंट्स यूपीआई तक यूजेज होने लगे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि विलिंगनेस की कमी है और इसमें एजुकेशन की भी कमी है। आज ऐसा है कि हमने रुपी अकाउंट खोल दिया बट जो व्यापारी है, जो ट्रेडर्स है उनके लिए, या मिलर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है, उनके लिए एक ट्रेनिंग की भी इसकी बैंकों की तरफ से सहूलत है। ओके रंगा, आई हैव द सेम क्वेश्चंस। इफ यू ट्रेड इन रुपी टर्म, you transact in from Indian rupees to Sri Lanka rupee, that could give more benefits to your business? Actually, so if you take this rupee transaction, so we had an experience before. So when we had the COVID period, so there was if I'm not wrong, there was a rupee loan given. So we had to trade with the rupee for sugar. So when we had the issue with dollars actually, it's an interbank issue or something else? Not the interbank issue. When we had the COVID issue, so we had a problem with dollars actually. So we were short of dollars. So you started trading in rupees? Trading in rupees only for sugar actually. Okay. So but I think in Sri Lanka, if you take imports, majority of the imports, 99%, so we are trading with dollars. So we I haven't had any experience of trading with the other currencies. So you are willing to transact in Indian rupees or Sri Lankan rupees? Of course, as long as we have enough rupees available, as long as we have enough rupees available in the country, the Indian rupees, yes, we can do trade as well. Okay, तो आप सुन सकते हैं कि इंडियन रुपीस में भी ट्रेड करने के लिए यहाँ पे कारोबारी मौजूद है। Let me add something for it. For anybody, any country to do any currency trade, the country should have the particular currency in their currency in the system. Yeah. That much currency should be in so the as long as we are happy to do trade with Indian rupee, as long as we have enough Indian rupees available. हाँ, तो कोशिश हमारी यही है कि सरकार तक भी ये आवाज पहुंचे कि अगर रुपए में ट्रेड करना चाहते हैं, आपको भी रुपए में ट्रेड करवाना भी है, सरकार भी चाह रही है, क्योंकि हम लगातार वहां पर डॉलर बेच कर रुपए को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व भी कम कर रहे हैं, 10 महीने से ज्यादा के निचले स्तर पे फॉरेक्स रिजर्व है। हालांकि आज अच्छी रुपए में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। सूद साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? करेंसी को अगर लोकल करेंसी में अगर ट्रेड करे, ट्रांजैक्शन को बढ़ाए, तो दोनों इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। एक्चुअली जो 3 साल पहले रिजर्व बैंक ने स्टेप लिया था मोस्ट्रो अकाउंट का, उसके लिए यहाँ की ट्रेड और भारतीय ट्रेड को एजुकेशन की जरूरत है। ओके, क्योंकि वो ओनली बिकॉज ऑफ केवल एजुकेशन की कमी की वजह से हम उस तरह के ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे। मालूम नहीं कि ट्रांजैक्शन क्या है। अरे, क्योंकि अगर आप श्रीलंका से मान लीजिए हमने मसाले इंपोर्ट किए, चाय जाती है यहाँ से काफी, तो उसकी पेमेंट हम रुपी में करेंगे और वो रुपी वोस्टर अकाउंट में पड़ा रहेगा, ओके, मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके ऊपर लोन ले सकते हैं।
बैंक से, और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा उसकी पेमेंट उससे हो जाएगी। ओके, ये सिस्टम है अभी। ओके, बिकॉज रुपी अभी इंटरनेशनली इतना प्रिवेलेंट नहीं है, ट्रेडेबल नहीं है, ट्रेडेबल इट नहीं इज नॉट फ्रीली एक्सचेंजेबल। ओके, तो इसलिए उन्होंने एक लिमिटेड एक्सचेंज कंट्री टू कंट्री किया है कि वोस्टर अकाउंट के जरिए, दैट वोस्टर अकाउंट इंडियन बैंक में रहता है। ओके, तो यहाँ के लोकल उस बैंक के ब्रांच के जरिए आप फिर ये इंडियन बैंक में रहेगा, यहाँ श्रीलंकन बैंक उसमें वोस्टर अकाउंट खोलेगा, और वो ट्रेड की जो पेमेंट करेंगे तो हम उस अकाउंट में करेंगे, और यहाँ से इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगी उस अकाउंट से पेमेंट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा अवेयरनेस की भी कमी है, इस वजह से वो अगर ट्रांजैक्शन कोई ये आज जो सेमिनार हो रहा है इस तरह में अगर ऐसी बात रखी जाए तो बड़ा बेनिफिट इसका रहेगा। बिल्कुल सही बात है। सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, अगर हम ऐसी चीजों की को अगर प्लेटफॉर्म ना दे, जगह ना दे, हम अब म्यांमार से बड़ा बढ़िया चल रहा है, वहाँ से दालें इम्पोर्ट होती है, और श्रीलंका को बढ़ाया जा सकता है जब इकोनॉमी जब आपको ज्योग्राफिकली इतनी अच्छी जगह पर है। मैं तो बड़े रेडिकल सजेशन कर रहा हूँ, आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल वो ये है कि श्रीलंका 2.5 करोड़ से कम आबादी है, दिल्ली से भी 2.3 एग्जैक्टली। बिल्कुल, अगर हम जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इंडिया से लगे, हाँ, उसके लिए श्रीलंका को और नेपाल को एग्जेप्ट कर दें, ओह, कितना फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सर एक दिक्कत ये है, आज मैं एक इंटरव्यू कर रहा था पाम तेल के ऊपर, वहां कहा जा रहा है कि सैफ्टा के जरिए बाकी रूट्स में पंप एंड डंप चल रहा है, बाकी कंट्रीज क्या कर रही है, नेपाल भेजकर और ड्यूटी फ्री रिफाइंड तेल का एक्सपोर्ट कर रही है, नेपाल कर रहा है हिंदुस्तान में, तो इस तरह की दिक्कतें हो जाती है। उसको कैसे लगा, ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन का जो टर्म्स एंड कंडीशन उसे भी तो फुलफिल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो इम्प्लीमेंटेशन इशू है, ट्रेड का एम्फेसिस गलत है, वो पॉलिसी को अटैक कर रहे हैं। हम पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते, नेपाल चाइना की तरफ झुकाव हो जाएगा, हाँ, तो हमें उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस देना है अपनी कंट्री का। ओके, इसको पक्का निश्चय समझ लेना चाहिए। उसके बाद वैल्यू एडिशन की नॉर्म्स होती हैं। ओके, आपने सोयाबीन तेल लिया 1.25 लाख रुपए की टन का, उसमें 2000 टन की वैल्यू एडिशन करी, 2000 रुपए की, बिल्कुल बिल्कुल, और कनस्तर लगाया 5 रुपए किलो का, 7000 की वैल्यू एडिशन हुई। 7000 की वैल्यू एडिशन में कभी पास हो नहीं सकता, झूठा सर्टिफिकेट आता है वैल्यू एडिशन का। ओके, और उसके लिए हमारी सरकार अगर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए, श्रीलंका के साथ हुआ था, ओके, यहाँ पर हमारी गुजराल साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे तो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ, वो भी है। उस टाइम पर क्या था कि स्टील का बहुत बड़ा पीस लिया, 2 छेद कर दिए, एक इधर एक इधर, 10 मीटर के पीस में, उसको कह दिया स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर। ओके, तो ये छत बनी है तो इसमें ऐसे ही है ना, 2 छेद करके पेस्ट लगा दिया है, बिल्कुल, तो वो अब्यूज था। और इंडियंस ने वहाँ यहाँ रोलिंग मिल लगाई, इंडियंस ने पाम रिफाइनिंग श्रीलंका में लगाई, ओके, क्योंकि यहाँ से वनस्पति ड्यूटी फ्री आता था। ओके, तो इसके लिए फिर वैल्यू एडिशन नॉर्म्स को थोड़ा टाइट किया गया, ओके, कि 2 छेद करने में कितना पैसा लगता है, ताकि मिसयूज ना हो सिस्टम का, और जो सरकार की जो रेवेन्यू ये कॉमन टैरिफ एरिया होना चाहिए ये 2 कंट्रीज के साथ, क्योंकि ये हमारे ब्रदर्स हैं, बिल्कुल, और हम इनके ब्रदर हैं, तो और इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। 70,000 टन 50-60 हजार टन चीनी महीने की, और नेपाल में 10-20 हजार टन, 1 लाख चीनी से क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई सारे अहम मुद्दे थे, हमारी कोशिश यही थी कि हम लोगों को बताएं कि किस तरह से श्रीलंका एक बड़ा साझेदार है और भारत के साथ मिलकर कारोबार कर रहा है। वहाँ पे कई सारी एग्री कमोडिटीज़ का यहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा है, कुछ कमोडिटीज़ का यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। उसके बाद भी ट्रेड के लिए ट्रांजैक्शन हम रुपये टर्म में करते हैं, तो एक मौका है कि हम रुपए को डॉलर टर्म में ना करके रुपये टर्म में अगर हम इसको ट्रांजैक्शन को करें तो हमारी इकोनॉमी को और श्रीलंकन इकोनॉमी को भी इसका फायदा होगा। साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अगर रिस्ट्रिक्ट ना करके ज़्यादातर कमोडिटीज़ को अगर खोल दिया जाए इन दोनों कंट्रीज़ को बीच में, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। तो यही हमारी कोशिश थी, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट बताए कि कोलंबो में क्या होता है, कैसे इंडियन कारोबारी यहाँ पर आके अच्छा कारोबार कर रहे हैं, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को तो फायदा हो ही रहा है, भारत को भी काफी फायदा हो रहा है। तो इस खास पेशकश को यही समेटते हैं। शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं दलहन मार्केट को लेकर। हमारे साथ विवेक अग्रवाल जी हैं, भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी है। शुक्रिया सर।
आपने वक्त दिया। सर, चने के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन एकदम नजदीक आ गया है। किसानों के लिए चिंता ये है कि क्या भाव फिर से एमएसपी के नीचे ना आ जाए। उस उम्मीद में इन्होंने इस बार खेती की होगी कि दाम अच्छे मिलेंगे। लग रहा है दाम अच्छे मिलेंगे चने के? देखिए, अभी हाल फिलहाल पे तो मार्केट थोड़ा सा डिप्रेस्ड है और जैसे जैसे फसल आएगी, बिल्कुल सरकार ने इस बार बहुत स्ट्रांगली कहा है कि हम एमएसपी के भाव पे चना खरीदेंगे, तुअर खरीदेंगे और बहुत इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इनिशियल डेज में चीजों को सुधारने में टाइम लगे, लेकिन निश्चित रूप से बाजार यहाँ से सुधरेंगे। अभी जैसा कि आपको भी पता है कि येलो पीस का इंपोर्ट अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है, जिसके कारण मार्केट पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। येलो पीस को थोड़ा समझना है तो हमको ये समझना है कि चिकपीस का वो रिप्लेसमेंट है। तो फरवरी में उसकी डेडलाइन समाप्त हो रही है और इस पे काफी उम्मीदें हैं कि सरकार इस एक्सटेंशन को नहीं बढ़ाएगी और उसके बाद बाजार निश्चित रूप से सुधरेंगे। और सरकार को दोनों की तरफ ध्यान देना है, तो कंज्यूमर को भी एक अच्छा प्राइस देना है और किसानों को भी अच्छा प्राइस देना है। तो दोनों लिहाज से सरकार ने जो इम्पोर्ट खोला, उससे आने वाले 6 महीने 8 महीने दोनों की चने की और बाकी दालों की उपलब्धता अच्छी है और इसका फायदा निश्चित रूप से कंज्यूमर को मिलेगा। और जब सरकार इस इम्पोर्ट को रोकेगी या इस पे कोई कदम उठाएगी तो प्राइस अपने आप अच्छे होने लगेंगे। ओके सर, अब तुअर की बात कर लेते हैं। तुअर सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है मिडिल क्लास फैमिली में, एक मासिस के तौर पे दाल में सबसे ज्यादा तुअर लोग पसंद करते हैं। क्या लग रहा है, तुअर के दाम एमएसपी के नीचे भी जाने वाले हैं या गिरावट जितनी आनी थी आ चुकी है? ये निश्चित रूप से जो गिरावट आनी थी, जो बाजार पे डिप्रेशन आना था, वो ऑलरेडी आ चुका है। और मेरा अपना ये मानना है कि इंपोर्ट की जो अच्छी क्वांटिटी आनी थी आ गई है। अब ओरिजिन पे कोई माल नहीं है और बाजार अपने निम्नतम स्तर पे है, तो यहां से या तो बाजार सुधरेंगे या बाजार रुके रहेंगे। इसलिए अब यहां से बाजार के सुधरने की उम्मीद है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाले 1-2 महीने में बाजार को आप अच्छे रूप में देखेंगे। यहां से बाजार प्लस होंगे, न कि बाजार घटेंगे। ओके, इंपोर्टर्स काफी शिकायत कर रहे थे जिस तरह से उनको नुकसान हुआ पीली मटर के इंपोर्ट की वजह से, बोला कि बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। कई सारे इंपोर्टर्स ऐसा कह रहे थे। क्या वाकई इतना लॉस उनको हुआ होगा? देखिए, ये बहुत निजी निर्णय है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको पता रहता है कि आप किस प्राइस पे कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी पे कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से नुकसान हुआ है लोगों को और इंपोर्टर्स इस उम्मीद पे इंपोर्ट कर रहे थे कि सरकार इसको एक्सटेंड नहीं करेगी और सरकार ने कंज्यूमर के दृष्टिकोण रखते हुए इसको एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे ये निर्णय निजी था, निश्चित रूप से नुकसान हुआ क्योंकि इंपोर्टर्स को दोहरी मार पड़ी। डॉलर्स भी काफी स्ट्रांग हो गया रुपीज के मुकाबले, मार्केट भी डिप्रेस्ड हो गया और जितनी डिमांड आनी थी, क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा होती है तो जो मिलर रहता है वो रुक जाता है, बाइंग नहीं करता। तो उस पूरे माहौल पे बाजार थोड़े कम हुए। दूसरी जो प्रॉब्लम हुई कि सबने बहुत ऊंचे प्राइस पे ट्रेड किया था और उस प्राइस को एवरेज आउट करने के लिए लगातार इंपोर्टर खरीदते चले गए। अब वो इंपोर्टर ने एवरेज आउट तो कर लिया, बाजार और उससे नीचे आ गया। तो ये सब चौतरफा मार इंपोर्टरों को पड़ी है। मुझे लगता है कि जब बाजार सुधरेंगे तो उससे उनको थोड़ी रिकवरी होगी। पर यह बात बिल्कुल सही है कि इंपोर्टर पिछले कई सालों में सबसे वर्स्ट पीरियड से गुजर रहा है। ओके, आखिरी सवाल, 2025 का डायनामिक्स बताइए कि किस तरह का रहने वाला पल्सेस मार्केट, किसके लिए फायदेमंद होगा, किसके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा दाल का मार्केट? देखिए, मैं पूरा साल का तो ओरिजिन आपको नहीं दे सकता, लेकिन नेक्स्ट 3 से 6 महीने में बाजार मोर और लेस स्टेबल रहेंगे। यहां से बाजार थोड़े सुधर सकते हैं क्योंकि बाजार अपने निम्नतम स्तर पे है और सामने क्रॉप आ रही है और सरकार जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ प्राइस पे ध्यान रख रही है, तो बाजार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ऑलरेडी घट चुके हैं। तो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड और यहां से थोड़ा बेटर, ये मुझे संभावना। सारे दालों को लेकर या कुछ दालों में? नहीं, निश्चित रूप से मुझे सारे दालों पे यही परिस्थिति दिखती मतलब है। एक स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, स्थिरता रहेगी और वो काफी लंबे समय तक रहेगी क्योंकि सरकार ने सारी जो प्लानिंग की है, सारी जो भी अपनी प्लानिंग की है, वो लंबे ओरिजिन को लेके ही की है। तो इंपोर्ट खुला रहेगा और येलो पीस पे सरकार निर्णय लेगी जो भी लेना है। बाकी मेरा अपना ये मानना है कि बाकी जो प्रोडक्ट्स है, तुअर है, उड़द है और लेंटिल्स है, वो फ्री इंपोर्ट कंटिन्यू सरकार करना चाहेगी। ओके, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दिया हमारे दर्शकों के लिए और कमोडिटी विशेष को और भी विशेष बना दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो कमोडिटी विशेष को यहीं समेटते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको कोलंबो से पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।